हाँ तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि ये एक रॉड है जिसका मास m है और उसकी लेंथ 50/3 मीटर है, और ये एक प्लैंक है जिसका कि मास m है। तो ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो क्वेश्चन ये है कि हमको ये बताना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक व्हेन द रॉड हैज टर्न्ड एन एट एंगल 180 डिग्री। तो क्वेश्चन में लिख देता हूं, फाइंड वेलोसिटी of the plank when the rod has turned an angle 180 डिग्री। तो अब देखो टर्न कैसे करेगी, तो हम इसको स्लाइटली इधर की तरफ झुका देते हैं। तो जैसी रॉड स्लाइटली उधर की तरफ झुक गई तो ये ऐसे दिखने लगेगी। देख रहे हैं बच्चों, इट विल लुक लाइक दिस। ओके, तो जब ये ऐसे देखने लगेगी, है ना, तो उसके बाद फिर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और लास्ट में फिर ये कभी ना कभी ऐसे हो जाएगी। देख रहे हैं, ऐसे। तो जिस समय ये रॉड ऐसे हो गई, है ना, समझ रहे हैं बच्चों, तो उस समय पे इसके सेंटर की कुछ वेलोसिटी होगी v1 मान लेते हैं। इस प्लैंक की भी कुछ वेलोसिटी होगी, आगे वो v2 मान लेते हैं। ठीक है, v2। तो प्लैंक उधर जा रहा होगा v2 वेलोसिटी से और रॉड इधर आ रही होगी v1 वेलोसिटी से। समझ रहे हैं बच्चों? तो अब क्या करें? तो अब करना ये है कि सबसे पहले हमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगानी है। ध्यान से देखिए, अच्छी बात यह है कि दोनों का मास m ही है। ठीक है, इसका भी मास m है। तो क्योंकि हमारी सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम 0 जाएगा। तो हम ये कहेंगे m इंटू में v2 माइनस m इंटू में v1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से v2 इज इक्वल टू v1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो रॉड की कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी ओमेगा। तो इस एंगुलर वेलोसिटी के चलते, या तो आप ऐसे समझ लो कि रॉड जो है वो इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है ना, सेंटर के अबाउट, बिकॉज ऑफ इट इज रोटेटिंग। ठीक है ना, ऐसे। सो द रॉड इज रोटेटिंग लाइक दिस, है ना। तो रॉड की एक एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो अगर मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी हो, है ना, इस पॉइंट की, तो मैं ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन करूंगा। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ट्रांसलेटरी मोशन के चलते तो v1 इधर को आएगी और रोटेटरी के चलते ओमेगा इंटू l/2 उधर को आएगी। तो कुल मिला के नेट वेलोसिटी उधर को हो गई ओमेगा इंटू l/2 माइनस v1। अब ये जो है ना, ये v2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि रॉड तो इससे प्लैंक से जुड़ी हुई है ना, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू v2। तो यहां से पता चला ओमेगा l/2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। अब v1 प्लस v2 तो इक्वल ही है, तो हम उसको क्या कहते हैं, 2v2 बोल देंगे। सो दैट इज 2v2। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई आपकी 4v2 अपॉन में l। अब याद रखो v1 भी आपका क्या कहते हैं, v1 भी v2 के बराबर है। तो अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया। अब एनर्जी की इक्वेशन लगाएंगे। तो एनर्जी की इक्वेशन हमें ये कहती है कि भाई शुरू में हमारे पास, मान लो ये डेटा में है ना, तो शुरू में हमारे पास एनर्जी थी mg/L/2, ये ui है, और जो uf हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस का mg/L/2। तो जो डेल्टा यू हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का mgl। अब ये एनर्जी कहां गई? तो जैसे कि आपको पता ही है, मैंने बताया था कि k फाइनल माइनस k इनिशियल इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू। तो यहां से अब k इनिशियल तो 0 ही है, तो k फाइनल इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू, और डेल्टा यू खुद माइनस का है, तो mgl ये आ गया। ये आप डायरेक्ट भी बता सकते थे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास था वो यहां से यहां आ गया, इसका सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं है, तो जो मास m कितना नीचे आ गया वो L नीचे आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी मिली वो काइनेटिक एनर्जी को मिल जाएगी।
अब काइनेटिक एनर्जी ना आपको तीन प्रकार की लेनी है। प्लैंक आपका उधर जा रहा है वी वेलोसिटी से, रॉड आपकी इधर आ रही है वी वेलोसिटी से, और रॉड घूम भी रही है। तो आप लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m इंटू में v2 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m इंटू में v1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ i इंटू में ओमेगा का स्क्वायर। इसको आप mgl लिखेंगे। अब देखो i की वैल्यू डाल देते हैं, तो i की वैल्यू होगी 1/12 ml स्क्वायर, 1/12 ml स्क्वायर, तो 1/2 m इंटू में v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m इंटू में v1 स्क्वायर प्लस 1/12 करेंगे तो ये 1/24 हो जाएगा। m इंटू में l स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgl। m तो कट गया। अब देखो ये ये v2 स्क्वायर बाई 2 है, ये v1 स्क्वायर बाई 2 है, और v1 और v2 बराबर है, तो ये v2 स्क्वायर ही हो गया एक तरीके से। तो ये बन गया मेरा v2 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 24। तो ओमेगा एल की वैल्यू 4v2 है, तो प्लस 4v2 का स्क्वायर बाई 24 है ना, इज इक्वल टू जीएल, इज इक्वल टू जीएल। ऐसे कर दो, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया 16/24 यानी कि 2/3, 8 से कट जाएगा तो v2 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू जीएल। तो ये 5v2 स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू जीएल। अब g को 10 लेना है और l को 50/3 लेना है, तो 5v2 स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 10 इंटू 50/3। 3 से 3 काट दो, 5 से 5 काट दो, तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और यहाँ से v2 की वैल्यू आ गई 10। अब v2 ही हमको निकालना था और वो आ गया। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। तो हमने करा क्या, पहले तो हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से प्रूव कर दिया कि जितनी प्लैंक की वेलोसिटी होगी उतनी रॉड की होगी। उसके बाद हमने इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाली इसकी रॉड के रेस्पेक्ट में। तो रॉड में दो मोशन थे, एक तो v1 इधर को और एक ओमेगा l/2 उधर को। तो v1 ये ओमेगा l/2 माइनस v1 आ गया, इसको हमने v2 के बराबर डाल दिया, क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर हम रॉड के मोशन से निकालें और इस पॉइंट की वेलोसिटी हम इसके प्लैंक के मोशन से निकालें बराबर आ जाएगा ना, क्योंकि तो प्लैंक का ही पॉइंट है ना बच्चों। तो बस यही बात है। तो होपफुली आप समझ गए। यहाँ पे ये जो मुद्दा था ना, ये ओमेगा l/2 माइनस v1 इज द वेलोसिटी ऑफ दिस हिंज पॉइंट according to the motion of rod and this is the velocity of hinge point according to the motion of the plank। ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि हिंज पॉइंट तो प्लैंक पे भी है ना, और प्लैंक के हमने दो मोशन लिए हैं। समझ आ गया? तो होपफुली आप लोग समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखो अब एक आसान सा क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है। देखो ये पुली है, पुली ऑफ मास कैपिटल M, और ये एक रस्सी है और यहां से एक ब्लॉक टंगा है, ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल है, और यहां से ये हिंज्ड है। और हिंज भी ऐसा है कि पुली घूम सकती है। द पुली इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। पुली इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स जियोमेट्रिकल एक्सिस। पुली एक्चुअली एक डिस्क की तरह से होती है, बस उसमें कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होता है कि उसके ऊपर रस्सी घूम सकती है। तो ये रस्सी इसके ऊपर घूमी हुई नहीं है, लिपटी हुई है। द स्ट्रिंग इज, है ना, बीइंग अनवाउंड। एक वाउंड होता है, वाउंड मतलब लपेटना, अनवाउंड मतलब खोलना। एक रैप्ड भी होता है, रैप्ड भी लपेटने को बोलते हैं, वाउंड भी बोलते हैं। तो ये वाउंड है, कुछ लोग वुंड बोलते हैं, वाउंड ही बोलेंगे हम तो, ठीक है। अनवाउंड। कैलकुलेट
एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो अब देखो ये करना है हमको। तो मान लो ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है, यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे एक फोर्स mg लग रहा होगा। तो सबसे पहले हम लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लगाएंगे ब्लॉक के लिए। तो अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ फॉर ब्लॉक, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर ब्लॉक, ब्लॉक के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दो। तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यही टेंशन यहां भी लगेगी। अब ये टेंशन इसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा प्रोड्यूस कर देगी। तो हम लिखेंगे T इंटू में R। मान लो R इज द रेडियस ऑफ पुली, पुली ऑफ मास m एंड रेडियस R है ना। तो T इंटू R इज इक्वल टू I इंटू में अल्फा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये छोटा m है और ये कैपिटल M है। तो पुली को हम एक डिस्क की तरह से ले लेते हैं, जिसको हम 1/2 mr² लिखेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एज्यूम पुली टू बी लाइक अ डिस्क, पुली इज लाइक अ डिस्क, है ना, डिस्क की तरह से ले लो पुली को। तो आप देखो यहां से एक आर काट सकते हैं आप। तो T इज इक्वल टू हो गया 1/2 कैपिटल M इंटू में R इंटू में अल्फा। इक्वेशन नंबर 2, एक अननोन T है, एक A है और एक अल्फा है। तो 3 अननोन है और 2 आपकी इक्वेशन है। तो क्या ये सॉल्व हो सकती हैं? द आंसर इज नो, नहीं हो सकती। तो हमें एक इक्वेशन और निकालनी पड़ेगी। तो वो इक्वेशन हम निकालेंगे इससे। तो आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ये सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला बताया था। तो अब सर्कुलर मोशन यहाँ पे तो बेसिकली रोटेशनल मोशन है। तो रोटेशनल मोशन में और सर्कुलर मोशन में ये फर्क है कि रोटेशनल मोशन में लाखों करोड़ों अरबों खरबों पार्टिकल हैं जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो हम सबसे आखिरी पॉइंट ये वाला ले लेते हैं जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, मतलब बॉटम मोस्ट कह रहा हूं मैं, सरकमफ्रेंस का जो पॉइंट है। तो इस सरकमफ्रेंस के पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि इसकी दूरी तो कैपिटल आर है, तो अल्फा इंटू आर हो जाएगा। अब ये जो सरकमफ्रेंस का पॉइंट है, इसी पॉइंट से रस्सी जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब रस्सी का एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर हो जाएगा। रस्सी जाके ब्लॉक से जुड़ी है, तो इसका मतलब ब्लॉक का एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर हो जाएगा। तो अल्फा इंटू आर ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए हो गया, ए का तो हमने लिया हुआ था ना। तो ए मस्ट बी इक्वल टू अल्फा इंटू आर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 इक्वेशनें हैं और हमारे पास 3 ही अननोन है। तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आर अल्फा की वैल्यू इसमें डालेंगे। तो टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2 इंटू में कैपिटल एम ए। फिर टी की वैल्यू इसमें डालेंगे, तो स्मॉल एम जी माइनस 1/2 इंटू कैपिटल एम ए इज इक्वल टू स्मॉल एम ए। तो यहां से स्मॉल एम जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू में ए। तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस 1/2 इंटू कैपिटल एम। ये ऐसे आ जाएगा। बस आपको मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि ये हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया है इसका ब्लॉक का। तो ऐसा हो सकता है कि वो इक्वल मास दे दे तो इक्वल मास दे दे तो आप रख देंगे इसमें, है ना। तो देखो, या तो फिर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी बना सकता हूं। A इज इक्वल टू 2 स्मॉल एम इंटू जी डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल एम प्लस बिग एम, है ना। अगर स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम, तो फिर A की वैल्यू आ जाएगी 2 स्मॉल एम जी बाई 2 स्मॉल एम प्लस स्मॉल एम, यानी कि 2 स्मॉल एम जी बाई 3 एम, यानी कि 2 जी बाई 3, ऐसा आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर ये चीज समझ नहीं आई तो ये सर्कुलर मोशन में मैंने पढ़ाया था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ये। तो आपको याद होगा कि मैंने कुछ इस तरह का बताया था कि जैसे जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, तो एक्चुअली इस पॉइंट का जो ये जो सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है ना, इस सरकमफ्रेंस के पॉइंट के ना
दो एक्सेलेरेशन होते हैं। अगर ये अल्फा एक्सेलेरेशन से, अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन से घूम रही है तो इस पॉइंट के दो एक्सेलेरेशन होते हैं, तो अल्फा इंटू आर, और एक इधर को एक्सेलेरेशन होता है, मान लो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और इसका नाम होता है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। समझ गए बच्चों? अब क्योंकि इस पॉइंट का इधर की तरफ एक्सेलेरेशन है उसको छोड़ो, वो बेसिकली क्या है कि वो तो इसके अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये कमजोर सी चीज को आप घुमा दो तो वो सारे पार्टिकल टेंजेंट के अलाउंग भाग जाते हैं ना, तो क्योंकि वो चिपका हुआ है तो वो चिपकाहट से प्रोवाइड हो रहा है। समझे? ये वाला एक्सेलेरेशन जो है ना, ये वो एक्सेलेरेशन है जो रस्सी के अलाउंग है, तो रस्सी तो क्योंकि भाग नहीं रही ना, इस पॉइंट के अबाउट स्लिप नहीं हो रही, तो ये वाला जो एक्सेलेरेशन है आर अल्फा, ये ए टेंजेंशियल है, और ये ए टेंजेंशियल ही एक्चुअली रस्सी का एक्सेलेरेशन ए बनेगा। समझ गए ना? ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो आपने देखा कि मेनली इसमें तीन तरह की इक्वेशनें बनती हैं। तो एक इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन की बनती है, लॉज ऑफ मोशन, एक इक्वेशन बनती है टॉर्क की, और एक बनती है कंस्ट्रेंट रिलेशन की। कंस्ट्रेंट रिलेशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सीधा सीधा इसमें ACM लेना होता है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। टॉर्क की इक्वेशन में कोई पॉइंट चूज करना होता है कि इस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लगाएंगे। और कंस्ट्रेंट रिलेशन का मतलब होता है कि आपको ये देखना होगा कि एक्सेलरेशन में आपस में क्या संबंध है। एग्जांपल के तौर पे ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है और जो इसका रस्सी का एक्सेलरेशन ए है, इनमें आपस में क्या संबंध है। तो आपने देखा इसमें भी तीन ही थी, एक ब्लॉक की लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन, एक टॉर्क की इक्वेशन पुली की, और एक कंस्ट्रेंट रिलेशन। समझे? अब कभी कभी क्या होगा ना, लॉज ऑफ मोशन की दो इक्वेशन बनेगी, या फिर टॉर्क की दो इक्वेशन बनेगी, या कंस्ट्रेंट रिलेशन की दो या तीन इक्वेशन बनेगी, मतलब टाइप तीन रहेंगे। तो नंबर ऑफ इक्वेशन बदल सकती है, किसी में मान लो 4 इक्वेशन बनी, किसी में 5 इक्वेशन बनी, बट टाइप ये रहेंगे तीन। एक लॉज ऑफ मोशन की जिसमें आपको सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन लेने होते हैं, एक टॉर्क की, और कंस्ट्रेंट रिलेशन की। ठीक है? तो बाकी का मैं पढ़ाता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तो ये आप नोट कर लीजिए बच्चों। और तो आपने देखा होगा कि अगर आप क्वेश्चन रोटेशन की प्रैक्टिस करो, अब रोटेशन में एक खास तरह के क्वेश्चन आएंगे जिनको रोलिंग कहते हैं। तो रोलिंग में बॉडी चलती भी है और घूमती भी है। आप देख रहे हो यहाँ पे डिस्क केवल घूम रही है, चल नहीं रही है। तो अभी तक हालांकि हमने किया है, रॉड का केस किया है, रॉड में रॉड चल भी रही थी वो, है ना, लेकिन उसमें नुकीले सिरे हैं तो उसको रोलिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि रोलिंग जो है ना वो एक सर्कुलर बॉडी ही कर सकती है। ठीक है? ऐसा नहीं कि आप किसी भी बॉडी को रोल करा दो, तो जैसे कोई सर्कुलर बॉडी है वही रोल करेगी। तो हम रोलिंग वाले केसेस जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। रोटेशन के भी एक दो क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है? तो आप प्रैक्टिस करते रहो। ये चैप्टर आपको हो सकता है थोड़ा टफ लगे, लेकिन क्योंकि अब ये टफ इसलिए लगता है कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग जाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, टॉर्क के कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशन के कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, इसलिए टफ लगता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे और जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनको अच्छे से कर लोगे तो फिर आपको इतना दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? चलिए।